नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस बिहार में पिछली बार 2019 में मोदी जी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40 में से 39 सीट ले गए, क्या उसी बिहार में मोदी जी के हाल या बीजेपी के हाल इस बार बहुत अच्छे नहीं हैं? और क्या इस बार बिहार की जनता, बिहार का वोटर मोदी जी को सरप्राइज देने जा रहा है, चौंकाने जा रहा है? और क्या ये बात सही है कि नीतीश कुमार जो नए साथी हैं एनडीए के, फिर से क्या नीतीश कुमार और मोदी जी में अनबन चल रही है? नीतीश कुमार बहुत सी बातों को लेकर अंदर ही अंदर मोदी जी से नाराज़ हैं, कुछ नाराज़ हैं, बातचीत ना के बराबर है। और क्या ये बात सही है कि नीतीश कुमार के लोग पर्दे के पीछे बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? जहां भी मौका मिल रहा है बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। अब रिपोर्ट इस तरह की आ रही, मैं नहीं कह रहा, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही कि पहले फेज़ में, बिहार में जो फर्स्ट फेज़ में चुनाव हुआ, उसमें 2 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी लड़ रही थी, नवादा और औरंगाबाद। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे, ऐसा कहा जाता है, इस तरह के आरोप हैं, ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट है, कि जेडीयू के जो लोकल लीडर्स हैं, जो काडर है, उसने बीजेपी का साथ नहीं दिया। अब दोस्तों, नौबत ये आ गई है बिहार में कि जो मोदी जी के चाणक्य हैं अमित शाह, इनको आज बिहार जाना पड़ा। हालांकि वो 2 रैलियां करने गए थे बिहार में, लेकिन मंच के पीछे, रैली में मंच के पीछे उनका जो फोकस था अमित शाह का, वो ये था कि नीतीश कुमार और मोदी जी के जो रिश्ते बिगड़ गए दोनों लॉबीज़ के बीच में, उसको पैचअप किया जाए, उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। किस तरह से ये रिश्ते बीच मझधार में जब चुनाव है, इन रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है। जी हाँ, ये है प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता अमित शाह की आज बिहार में थी। सवाल ये है कि अगर ये रिश्ते नहीं सुधरे, अगर अमित शाह पैचअप नहीं करा पाए और ये रिश्ते बिगड़ते चले गए, काडर वर्सेस काडर, नेता वर्सेस नेता, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी वर्सेस जेडीयू, अगर ये तलखी बरकरार रही तो फिर मोदी जी के विजय रथ का क्या होगा? महाराष्ट्र के बाद क्या बिहार में भी पहिया फंसेगा मोदी जी के रथ का? अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊँ, मैं चाहता हूँ चंद सेकंड अगर आप मुझे दें, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और डेटा ये है कि जिस तरह मोदी जी की हालत महाराष्ट्र में ख़राब है, या कर्नाटक में ख़राब है, या फिर राजस्थान हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, या हरियाणा में भी चुनाव होना है, वहाँ भी दाल पतली है मोदी जी की। और अगर आप उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश, जो 3 महीने पहले जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति थी, योगी मोदी की, फेज़ 1 और फेज़ 2 के चुनाव के बाद बीजेपी बहुत मजबूत विकेट पर नहीं है। और अगर इसी सिलसिले में मैं बिहार की बात करूं, तो बिहार में नीतीश कुमार का साथ लेने के बावजूद, ऑपरेशन लोटस करने के बावजूद, नीतीश और लालू को अलग करने के बावजूद कंफर्टेबल नहीं है मोदी जी और अमित शाह बिहार में। और यहाँ पर मैं डाटा देना चाह रहा हूँ। अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें, और बिहार अगर आप देखें तो 40 सीटें, कुल मिलाकर 88 सीटें। पिछली बार इन 88 सीटों में मोदी जी ने महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें जीती, बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती, और अगर आप इनको टोटल कर दीजिए तो 80 सीटें जीती। 88 में से 80 सीटें जीती। आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में झाड़ू लगा दी थी पिछली बार मोदी ने, और यहीं से सर पे ताज पहना। अब दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में मोदी लहर नहीं है। वहां पर जो लहर है वो सहानुभूति लहर है, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में बह रही है। और हो सकता है कि 4 जून को जब मशीनें खुलें तो मोदी जी ने जो 41 सीटें जीती थी महाराष्ट्र में, ये संख्या घटकर 21 तक आ सकती है, 21-22 तक आ सकती है। सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र में 41 की संख्या 21 तक आ सकती, ऑलमोस्ट हाफ हो सकती है, आधी हो सकती है, तो फिर ये बिहार की जो 39 सीट्स पिछली बार जीती थी मोदी जी ने, वहां तो पार्टनर भी वही है। अब पहले भी नीतीश कुमार थे, अब भी नीतीश कुमार है। क्या उसके बावजूद भी ये जो बिहार की गिनती है, ये मोदी जी की बिगड़ने वाली है? क्या 39 से मोदी जी उतर कर 30 पर आ रहे हैं?
25 पर आ रहे हैं, इससे नीचे जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये तय करेगा मोदी जी का फाइनल स्कोर क्या होगा 4 जून को। और आज 2 एक्सपर्ट हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे एक्सपर्ट्स के पास चलूँगा। एक मुजफ्फरपुर से हैं, एक दिल्ली से, दोनों ही एक्सपर्ट हैं। डेटा कुरेदने की कोशिश करेंगे और ये सबसे बड़ा सवाल कुरेदने की कोशिश करेंगे, नीतीश और मोदी के बीच में क्या रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और ये अगर रिश्ते दिन ब दिन बिगड़े तो फिर होगा क्या बिहार में। और एक और बड़ा सवाल आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जिसका जवाब, कि क्या अगर मौका मिल गया 4 जून के बाद, अगर मोदी जी की गिनती फंस गई 230, 240, 250 पर, तो क्या फिर नीतीश कुमार खेल करेंगे, हिसाब चुकाएंगे, मोदी जी का साथ छोड़ सकते हैं? ऐसा होगा क्या? फिर नीतीश कुमार सरकार नहीं बनने देंगे? ऐसा हो सकता है अगर उनके पास विकल्प खुला है, अगर नीतीश कुमार के पास। ये भी एक बड़ा सवाल है। 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ, मुजफ्फरपुर से ऋषि मिश्रा हैं, उभरते हुए पत्रकार हैं और बिहार की एक ज़बरदस्त जानकारी रखते हैं, सीट टू सीट जानकारियाँ हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं। चलते हैं अभिषेक के पास, ऋषि के पास। अभिषेक, जो सवाल मुझे आखिर में पूछना चाहिए था, मैं शुरू उसी सवाल से कर रहा हूं और मैं सीधे जानना चाहता हूं, एक साफ आपसे जवाब भी चाह रहा हूं, एक स्पष्ट उत्तर चाहिए मुझे आपसे। क्या मोदी जी 40 में से 39 सीट ला रहे हैं जो पिछली बार वो लेके आए थे 2019 में, क्योंकि नीतीश कुमार तब भी उनके साथ थे, या मोदी की सीटें बिहार में इस बार घट रही हैं 35, 40 में 30, 40 में 25, या 25 से भी नीचे ये सीटें बीजेपी की, एनडीए की जाती हुई दिख रही हैं आपको? दीपक जी, फायदे की बात भूल जाइए। फायदे की बात तब होती है जब आपका अलायंस इंटैक्ट होता है, जब सब एक साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं और जब सब एक दल या गठबंधन को जिताने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। यहां तो बीजेपी की अपनी 17 सीटों के लाले हैं कि उनमें से कितनी बचेगी और कितनी जाएगी। नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव का धोखा भूले नहीं है, उस कथित चिराग मॉडल को वो भूले नहीं है, और उनके कोर वोटर बिहार में कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये बिहार के हर चौक चौराहे पे, हर नुक्कड़ पर इसको महसूस किया जा सकता है। तो उस हालात में बचा क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कि 40 में 39 की बात करें? अब ये आंकड़ा 16 पर गिरेगा कि 22 पर जाएगा कि 25 पर जाएगा या 28-30 पर जाएगा, ये धीरे धीरे चुनाव को आगे बढ़ने दीजिए, तब पता चलेगा। लेकिन गिरावट तय है। जी नहीं, आपने तो बहुत उलझा दिया। आप तो 16 तक ले जा रहे हैं, मैं तो 25 तक ही रुका था। आप कह रहे हैं 40 में 16, यानी 40 में आधे हो गए पिछली बार से मोदी जी, ऐसा भी हो सकता है। और एक बात आपने कही जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी मुझे, कि आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन है वो तभी जीतता है जब उसमें यूनिटी हो, उसमें एकता हो। तो क्या ये एकता बिखर रही है? ऋषि जी ये कह रहे हैं कि एकता ही नहीं है, यानी नीतीश के नेता, नीतीश का काडर, मोदी के नेता, मोदी के काडर, ये जो पार्टियों के वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं, ये पर्दे के पीछे इनकी आपस में बन नहीं रही है। ना नीतीश और मोदी जी की बन रही है और ना ही उनके नेताओं की बन रही है। क्या ऐसी स्थिति है बिहार की जमीन पर? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें हैं। एक तो न 14 न 19 वाला मूवमेंट है, यानी ना मोदी के पक्ष में कोई बड़ा वेव या अंडर करंट की जो बातें कही जाती है वो बिल्कुल नहीं है। और आप यदि बीजेपी के किसी भी नेता या बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो भी स्वीकार करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जिस उम्मीद से नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने एनडीए फोल्ड में लाया था, वह उस उम्मीद पे नीतीश कुमार खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। कारण, बहुत से कारण है। आप देख लीजिए, फर्स्ट फेज में जिन सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां पे जो नीतीश कुमार के जो परंपरागत एक सेक्शन रहा है, सामाजिक समीकरण रहा है, उनका वोट रहा है, वो बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर होते हुए नहीं दिखे हैं। और सवाल उठता है कि यदि बीजेपी उम्मीदवार या किसी भी एनडीए उम्मीदवार का, यदि बीजेपी की बात करें और गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी जो नीतीश कुमार का बड़ा आधार रहा है, यदि वह ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर मोदी जी की जो लड़ाई है बिहार की, वो बहुत मुश्किल होने जा रही है। करीब करीब 15 से 17 ऐसे सीट हैं दीपक सर, जहां दम क्लोज फाइट है, नेट टू नेट फाइट है, और बीजेपी के हालात कमजोर हैं।
दूसरी तरफ जेडीयू के साथ भी समस्या ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे हैं, जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए, वो जेडीयू उम्मीदवार के साथ बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता उतने ईमानदारी से नहीं लगे हुए हैं। यही हालात एलजेपी का है। आप देख लीजिए, हाजीपुर में यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां लवकुश उनको वोट नहीं करने जा रहा है। समाज का कहना है कि आपने हमारे नेता का कुर्ता फाड़ा है, अब हमारी बारी है। 2020 में हमारे नेता का आपने कुर्ता फाड़ा, इस बार हम फाड़ेंगे। नहीं, आप तो क्या ये कह रहे हैं हालात ऋषि हैं। जी? आप कह रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है, जो एनडीए की पार्टियां हैं, जिसमें चिराग पासवान है, जिसमें नीतीश कुमार है, जिसमें बीजेपी है मोदी जी की, ये जो तीनों पार्टियां, मैं उपेंद्र कुशवाहा की या मांझी की बात नहीं कर रही, ये जो तीन प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, आप कह रहे हैं कि जी। इनके वर्कर में आपस में बन नहीं रही। आप कह रहे हैं कि इनके बीच में केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही। अगर केमिस्ट्री नहीं दिख रही तो जाहिर तौर पे अरिथमेटिक भी कहां से दिखेगी? क्या मैं मानूं कि चिराग पासवान ने जो धोखा दिया, या जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक तरह का जाति की पिछले चुनाव में जो आरोप है नीतीश कुमार का, क्या नीतीश कुमार बदला ले रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के काडर, नीतीश कुमार के उम्मीदवार, नीतीश कुमार के नेता बदला ले रहे हैं मोदी और चिराग पासवान से? दीपक सर, वो भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों गठबंधन करता है? गठबंधन इसलिए करता है कि इस पार्टी का वोट इधर ट्रांसफर हो और इस पार्टी का वोट इधर ट्रांसफर हो। लेकिन यहाँ पे नेताओं के रिएक्शन, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कहा है कि आप लवकुश जो हमारा जो वोट बैंक है वो आप एलजेपी को मत दो। एलजेपी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जिस प्रकार से जो ग्राउंड पे माहौल है, आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे हो रहा है ग्राउंड पे। सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, बात सामाजिक आधार का है। लवकुश को लग रहा है कि चिराग पासवान ने हमारे नेता के राजनीतिक कद को छोटा कर दिया। जो एक समय 2010 में 115 सीटों वाली जेडीयू थी, आज 40-42 सीट। लव का मतलब जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा और कुर्मी। जी, कुशवाहा और कुर्मी। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह ने तमाम जेडीयू और एलजेपी के नेताओं से बातचीत की है कि कैसे इस चीज को तोड़ा जाए। लेकिन जब एक कहावत है कि पर्दे के पीछे से कुछ इनसाइड स्टोरी चल रहा हो, खेल चल रहा हो, तो फिर क्या हो सकता है दीपक सर, आप जानते हैं? जी जी जी। तो हालात बद से बदतर हैं। जी, हालात बद से बदतर है। अभिषेक, ऋषि बता रहे हैं कि अमित शाह को अब इंटरफियर करना पड़ रहा है। अमित शाह को मनाना पड़ रहा है, चिराग पासवान के लोगों को, अमित शाह को, नीतीश कुमार के लोगों को मनाना पड़ रहा है। उनसे पूछना पड़ रहा है कि भाई क्या रिपोर्ट है, आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं एक साथ हो रहे? अगर अमित शाह को इस तरह के हालात में काम करना पड़ रहा है तो बीजेपी को आप क्या देखते हैं? क्या बीजेपी फंस गई है? नंबर एक। और नंबर दो, क्या नीतीश कुमार का साथ जो मोदी ने लिया वो एक गलत फैसला था? मोदी का गलत फैसला था? इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? देखिए दीपक जी, से गलत फैसला नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी की टाइमिंग गलत थी और मोदी जी पुरानी बातें भूल गए थे। वो अपना जो गुजरात का जो दिमाग है, जो बिजनेस में जो होता है, अक्सर जो बिजनेस डील होती है कि सब एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, वो दिमाग लेकर बिहार आए। और नीतीश कुमार 2020 को याद रख के बैठे हुए हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो हम इनके साथ करेंगे। उस वक्त नीतीश कुमार की सत्ता दांव पर थी, आज नीतीश कुमार का कुछ भी दांव पर नहीं है। उनके 2 सांसद जीते या उनके 16 के 16 जीत जाए, कुछ भी दांव पर नहीं है। उनके 2 भी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए काम आएंगे, उनके 16 भी जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए काम आएंगे। ये हालात बिहार में बने हुए हैं। ओहो, आप एक समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लग रहा है भैया मुझे इसमें क्या मिल रहा है, अगर मैं 16 इनको जीत के मोदी जी को दूं या मेरे 15 सांसद जीते, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, नंबर 2 तो अमित शाह ही होंगे, नंबर 3 तो पार्टी का अध्यक्ष ही होगा नड्डा, नंबर 4 तो स्मृति ईरानी होंगी, नंबर 5 तो कोई और होगा, हमारी तो गिनती नहीं 10 में। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मोदी से ये चाहते थे कि मोदी
अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कर दे। मोदी जी ने विधानसभा का चुनाव नहीं कराया, तो क्या नीतीश कुमार को लगता है कि मोदी हैज चीटेड हिम, मोदी ने धोखा दिया, मोदी वादा करके मुकर गए, मोदी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, डील कहीं ना कहीं बिखर गई है लोकसभा विधानसभा वाली? अभिषेक, डील बिखरने का ही तो ये सब नतीजा दिखाई दे रहा है। और डील एक बार नहीं बिखरी है, 2 बार बिखरी। पहली बार 2022 में बिखरी थी, जब पटना में जाकर के जेपी नड्डा ने कहा कि 243 में 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये जेपी नड्डा ने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, यानी 43 सीटें जेडीयू की छोड़कर। उसके बाद गठबंधन टूटा, आप फिर वापस लेकर आए तो विधानसभा को भंग कर साइमल्टेनियस पोल, यानी एक साथ चुनाव कराने की बात थी, वहां पर वादे से मुकरे। तो बार बार धोखा देने की जो कोशिश है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो उसको आपको चलिए, नुकसान उठाना मैं पड़ेगा। समझ गया आप दोनों जो समझा रहे हैं, आप दोनों का जो मैं समझ रहा हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी यही चीज समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार और मोदी में परस्पर टकराव है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है एक तरफ से। उनको लगता है, नीतीश को लगता है कि भाई मोदी ने हमको धोखा दिया, मोदी को हो सकता लगता हो कि भाई नीतीश से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, वो भी फंस गए। मैं कह रहा हूँ चलिए, नीतीश और मोदी के इस टकराव के बीच, ऋषि आप तो बिहार घूम रहे हो, इन दोनों के टकराव के बीच क्या फायदा कहीं आपको तेजस्वी का मिलते हुए दिख रहा है? क्या लोग, क्या पल्स ऑफ बिहार, पल्स ऑफ वोटर का मिजाज, वोटर का रुख, क्या आपको तेजस्वी की तरफ दिखता है, या अभी भी मोदी नंबर 1 है, मोदी लहर अभी भी बिहार में चल रही? देखिए, मैंने सर शुरू में कहा मोदी के नाम का कोई लहर नहीं है। व्यक्तिगत मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, लेकिन मोदी के पक्ष में कोई बड़ा लहर नहीं है। और लालू यादव ने जो सामाजिक समीकरण का प्रयोग किया है, जैसे नवादा देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, मोतिहारी देख लीजिए, तमाम ऐसे सीटों पे देख लीजिए, करीब 7 से 8 कुशवाहा समाज के लोगों को इस गठबंधन ने टिकट दिया है, और इसका फायदा मिल रहा है। खासकर जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार, मैंने शुरू में ही कहा, अब नवादा में देखिए, जहां बीजेपी के उम्मीदवार है, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर उम्मीदवार है, वहां लवकुश ने राजद उम्मीदवार को वोट किया है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस हैं, सामाजिक डिफरेंसेस है, खासकर 2020 के बाद। 2020 में सर जो ये चिराग ऑपरेशन हुआ था, ये कुशवाहा समाज या जो नीतीश कुमार का जो लवकुश समाज है, उसमें खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लगता है कि, और ये है भी, चिराग पासवान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी का आशीर्वाद था। तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, शिवर में आनंद मोहन लड़ रहे हैं, और आनंद मोहन खुद बयान दे रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, कुशवाहा के घर पे वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम वैश्य के घर पे वोट मांगने नहीं जाएंगे। यदि आनंद मोहन जैसे नेता इस प्रकार के बयान देंगे, तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बगल में मोतिहारी में बीजेपी लड़ रही है, बेतिया में बीजेपी लड़ रही है, तो तमाम ऐसे सीटों पे आप प्रभाव डाल रहे हैं, और नुकसान किसका होगा? बीजेपी का होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नीतीश कुमार का एक चीज, चलिए मैं मान लिया कि बीजेपी फंसी हुई है, और बीजेपी ने जो सोचा था, अमित शाह और मोदी ने जो प्लान किया था कि नीतीश से उनको बहुत फायदा मिलेगा, ये सौदा फायदे का नहीं हुआ। ये मैं आप दोनों ने कन्विंस करने की कोशिश की, और मुझे लगता है मेरे दोस्त भी कन्विंस हो रहे होंगे आपकी बातों से, आपके दलीलों से। मैं ये जानना चाह रहा था कि नीतीश बाबू 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो 10-12 सांसद तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ऋषि साहब, मैं आ रहा हूं। अभिषेक, क्या नीतीश कुमार के 10-12 सांसद जीतेंगे? देखिए दीपक जी, एंटी इनकम्बेंसी, काफी एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो जेडीयू को उम्मीदवार हो या बीजेपी को उम्मीदवार हो। सेकेंड फेज में जो 5 सीटों पे जो लड़ाई हुई है, चुनावी लड़ाई हुई है, 5 सीट जेडीयू के पास है। और आप अभिषेक जी से इस चीज का कंफर्म करेंगे, या मैं तो दर्शकों को भी कर रहा हूं, कंफर्म कीजिए, 5 सीटों पे यदि आप सिर्फ भागलपुर को छोड़ दें, बाकी 4 सीटों पे जेडीयू बैकफुट पे है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा बीजेपी का साथ नहीं मिलना, लोजपा का साथ नहीं मिलना। तो ये जो तकरार है, इसका घाटा जेडीयू को भी मिल रहा है। लेकिन जेडीयू के साथ सकारात्मक चीज ये है कि उनके जो समाज के जो वोट है, जो फर्स्ट फेज में नहीं दिखे, इस सेकंड फेज में उनके साथ
रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जी, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं। एक लाइन का मुझे उत्तर चाहिए। क्या नीतीश की स्थिति बेहतर है या मोदी की बेहतर है? इन दोनों में से बेहतर किसकी? या यूं कह दूं, चलिए सवाल को मैं उलट जाता हूं, क्या नीतीश की स्थिति बदतर है या मोदी की उससे ज्यादा बदतर है? सर दोनों की स्थिति बदतर है, क्योंकि गठबंधन में लड़ रहे हैं और सहयोग नहीं मिलेगा तो दोनों के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कमजोर होंगे, दोनों के क्योंकि आप गठबंधन में लड़ रहे हैं। चलिए चलिए, दोनों की स्थिति बदतर है, इसका मतलब बिहार में थोड़ा थोड़ा चुनाव फंस रहा है। और जो अमित शाह बात करते हैं कि हम इस बार 40 में से 35 सीट ला रहे हैं, नीतीश कुमार हमारे साथ फिर से आ गए, फिर से हमने एक गोल्डन अलायंस बना ली नीतीश के साथ, हम फिर से क्लिक करने जा रहे हैं बिहार में। ये जो दो हमारे बिहार के उभरते हुए पत्रकार हैं जिनकी बड़ी पैनी निगाह है, ये दोनों पत्रकार कह रहे हैं बिहार के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की मोदी और नीतीश बोथ आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल, बोथ दोनों ही लोग बहुत अच्छा नहीं करने जा रहे। अभिषेक, अब सवाल एक सप्लीमेंट्री आता है, एक सवाल जो बहुत ऑब्वियस सा है कि अगर बिहार फंस रहा है, अगर बिहार फंस रहा है, महाराष्ट्र फंस रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी स्थिति बिगड़ रही है बीजेपी की, राजस्थान में खेल बिगड़ रहा है, अगर मोदी 272 का आंकड़ा नहीं छूते, यानी बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बनाती, उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ जाए अपने अलाइज की, आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार निर्णायक पोजीशन में हुए, डिसाइसिव पोजीशन में हुए इस चुनाव के बाद कि मैं अगर मोदी जी को समर्थन दूंगा तो मोदी की सरकार चलेगी, मैं समर्थन नहीं दूंगा तो मोदी की सरकार नहीं चलेगी, ऐसी स्थिति में जब विकल्प सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हो मोदी के लिए तीसरी बार ताज पहनने के लिए, आप मुझे बताइए कि क्या तब नीतीश कुमार मोदी के साथ जाएंगे? अगर नीतीश कुमार की जरूरत होगी मोदी को सरकार बनाने में तो नीतीश कुमार मोदी के साथ जाएंगे या तब नीतीश कुमार एक बड़ा गेम खेलेंगे? दीपक जी, नीतीश कुमार मोदी के साथ उस परिस्थिति में जाएंगे ये संभावना कम है जिस परिस्थिति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार उस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे जो उन्हें गठबंधन में विधानसभा चुनाव जल्द करवाने पर सहमति देगा और कम से कम 140 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ने की स्थिति। ओहो, यानी अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा अदावत है अंदर ही अंदर, दिल के अंदर, कि अगर मौका मिलेगा तो नीतीश मोदी का साथ नहीं देंगे। ऋषि, लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर मौका मिला नीतीश कुमार को तो मोदी को दांव दे देंगे, मोदी का साथ नहीं देंगे? मैं सर थोड़ा समय लूंगा आपका, आपको ले जाऊंगा, आपको ले चलता हूँ विधानसभा में। जब विधानसभा राजभवन में जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे और मुख्यमंत्री के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ ले रहे थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे हैं। आप समझ जाइए, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हो रहा है और बीजेपी उन लोगों को ताज दे रही है, जिम्मेवारी दे रही है जो नीतीश का घोर विरोधी है। तो ऐसे सिनारियों में गठबंधन तो हो गया। आपने जो सवाल किया है, बिल्कुल इस पोजीशन में नीतीश कुमार कभी भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करे। आपको 2013 का वो सीन याद है ना, जो निमंत्रण देके डिनर पार्टी देके थाली सजा के थाली खींच लिया गया था। पूरा सर घूम गया है। मतलब अगर जिस हम निष्कर्ष पे पहुंचे, ऐसा निष्कर्ष मैंने सोचा नहीं था जब मैं प्रोग्राम शुरू करा था आपसे बातचीत, लेकिन बातचीत का जो निष्कर्ष निकल रहा, नतीजा ही निकल रहा है कि आखिर में इस पिक्चर में, ये जो नीतीश कुमार और मोदी की पिक्चर है बिहार 2024, आखिरी रील में आप दोनों कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो कटप्पा बन जाएंगे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार बदला लेंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं एक अनबन है और मोदी को लगता है कि ये आदमी जिसका साथ लिया था, ये आदमी उनके साथ नहीं खड़ा है। नीतीश कुमार फिर एक गेम खेल सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा सरप्राइज देगी 4 जून को, अगर मोदी का चुनाव फंसता है। अभिषेक आप आए, ऋषि आप आए, और मैं कहूंगा बहुत बेबाक बातचीत हुई। और जो खबर है, जो असली खबर है कि अगर मोदी को जरूरत पड़ी चुनाव के बाद नीतीश कुमार की, तो क्या नीतीश साथ देंगे? आप दोनों का कहना है नीतीश साथ नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। और इतनी आपने बोल्डली बात कही है कैमरे पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि आपका शुक्रिया, मुजफ्फरपुर से आप जुड़े, और अभिषेक आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।